Hello students, myself Monica Pawar and this is our next lecture of structure and bonding for BSc first year. As you know, this is the topic of organic chemistry and we are going to discuss about electron displacement effect. So let's start the topic, electron displacement effect. First of all, we discuss about its definition. So let's see. It is an effect that arises when some electron releasing or withdrawing group is attached to change of alkane. So we can define it as the displacement of electrons along the saturated carbon chain due to presence of polar covalent bond at the end of the chain. These are of following types. Number 1 inductive effect, number 2 resonating effect, number 3 hyperconjugation, number 4 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो सैचुरेटेड कार्बन चेन में, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, उसमें अगर कोई पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा. अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है कोई एटम तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर ज़्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा. डिपेंड करता है इसमें कार्बन चेन से कौन सा कंपाउंड या कौन सा ग्रुप या कौन सा एलिमेंट जुड़ा है, उसी के बेस पे ये इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. सो स्टूडेंट्स, अब हम चारों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? लेट्स सी द डेफिनेशन. इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बॉन्ड इन विसिनिटी इज कॉल्ड आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट से भी डिनोट करते हैं. एंड नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दैट इज फर्स्ट वन प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. यानी अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो माइनस आई इफ़ेक्ट लगाएगा यानी वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन थी जिसमें ये बोला गया है कि पोलैरिटी का इंडक्शन होता है सिग्मा बॉन्ड्स में. ठीक है, अभी हम देखते हैं कंडीशंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. फर्स्ट वन, हाइड्रोजन एटम डजंट शो I effect or inductive effect, but all those atoms or groups which have electron releasing or withdrawing tendency more than hydrogen atom show I effect. Means हाइड्रोजन एटम को इसमें न्यूट्रल माना गया है यानी वो ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता और ना ही रिलीज़ करता, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या माना गया है, ज़ीरो यानी नेग्लिजिबल. इसके अलावा और दूसरे जो भी ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी, तो उनका इफ़ेक्ट उनका माना गया है कि वो आई इफ़ेक्ट यानी इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगाते हैं. सेकेंड वन इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट मेनली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. प्रैक्टिकली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव 3 कार्बन सिंस इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंसेज. यानी इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. जैसे आप सबने ये एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, मैग्नेट वाला. मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक फिक्स होती है उसकी डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी से ही वो उसको अट्रैक्ट करता है. ये नहीं कि हम उसको बहुत दूर से मैग्नेट को और आयरन को काफ़ी दूर रख के भी उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता. ऐसा ही इंडक्टिव इफेक्ट का होता है. इसमें भी ये लगभग, अगर कार्बन चेन जो होती है 3/3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट लगता है प्रैक्टिकली, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ यह डिक्रीज़ होने लगता है. नेक्स्ट वन इज़ आई इफेक्ट अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स. यानी इंडक्टिव इफेक्ट से कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट होता है, यानी वो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर सकता है.
और इसको हम इस एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे देखिए आप एग्जाम्पल में, इसमें कार्बन की चेन है, उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है लास्ट वाले कार्बन से। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि क्लोरीन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये -I इफेक्ट लगाएगा। तो ये फर्स्ट वाले कार्बन पे ज़्यादा, सेकंड वाले पे और कम, थर्ड वाले पे और कम, यानी इसका इफ़ेक्ट जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे इफ़ेक्ट कम होता जाएगा, और ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट यानी -I इफ़ेक्ट लगाएगा सभी कार्बन्स पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। फर्स्ट वन इज़ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, यानी इंडक्टिव इफ़ेक्ट की हेल्प से हम कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ड्यू टू देयर +I इफेक्ट। द एल्काइल ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन bearing पॉजिटिव चार्ज एंड thus स्टेबलाइज द आयन। इसमें क्या बोला गया है कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज़्यादा +I इफेक्ट लगेगा और रिजल्टिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इस वजह से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होएगा वो क्या होगा, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस। और इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स एकदम कार्बोकेटायंस का अपोजिट होगा। उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी था, इसमें टर्शरी लीस्ट स्टेबल होता है। However, the stability of carboanions decreases with increase in the number of alkyl groups, since the electron donating alkyl group destabilize the carboanions by increasing the electron density. Thus the order of stability क्या हो जाएगा, methyl, then primary, then secondary, and the least stable is tertiary carboanion. And our third application is acidic strength of carboxylic acids and phenols. The electron withdrawing groups -I decreases the negative charge on the carboxylate ion and thus by stabilizing it. Hence the acidic strength increases when -I groups are present. However, the +I groups decrease the acidic strength. Means अगर किसी ग्रुप में +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और -I वाला ग्रुप जुड़ा होगा यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल इसमें ऑर्डर दिए हुए हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद नंबर 4 पे आती है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, whereas the electron withdrawing groups like aryl groups decreases the basic nature. Therefore, alkyl amines are stronger Lewis base than ammonia. ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप नोट करेंगे। whereas aryl amines are weaker than ammonia, यानी जो alkyl amine होगी वो stronger base होगी अमोनिया से और aryl होगी weaker, ठीक है। Thus the order of basic strength of alkyl and aryl amines are respect to ammonia is CH3NH2 जैसे बोला गया था, एल्काइल वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, देन अमोनिया एंड देन एनिलीन यानी एराइल एमाइन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। द +I ग्रुप्स इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बोनिल कार्बन, हैंस their reactivity towards nucleophiles decreases. Thus formaldehyde is more reactive than acetaldehyde and acetone towards nucleophilic addition reactions. Thus the order of reactivity formaldehyde, then acetaldehyde and then acetone, क्योंकि formaldehyde में एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, acetaldehyde में एक है और acetone में 2 है, तो इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है +I इफेक्ट होने की वजह से। और नंबर 6 पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स भी हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। इन द सेम वे द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, यानी जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल्स की।
दस द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स इज़, ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट्स ये सारी थी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इनको आप ध्यान से नोट करेंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में नेक्स्ट आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे।